डार साहब से जो सवाल किया गया था कि 71 के वाक़यात की पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उन्होंने 74 के भुट्टो दौर का हवाला दिया, फिर 2002 के मुशर्रफ दौर का हवाला दिया। इज़ दैट इनफ या पाकिस्तान को सरकारी सतह पर दोबारा कुछ ऐसा इजहार करना चाहिए जिससे अगर कोई भी किसी किस्म का भी उनके दिल में खलिश है तो उसको दूर किया जा सके? मुझे बताया गया कि 1974 और 2002 के अलावा 1998 में भी जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले गए और मुशाहिद हुसैन साहब रिकॉल कर रहे थे, तो उस वक्त भी रिग्रेट की बात हुई थी। तो ये नहीं है कि जी किसको रिग्रेट नहीं है वेस्ट पाकिस्तान में, जो उस वक्त का वेस्ट पाकिस्तान था। हम छोटे थे, मैं 8वीं जमात में था, मुझे याद है हम सब रोए थे हमारे बड़ों को देखकर। तो हम सब बैठे और जिस तरीके से वो वाकयात पेश आए तो इसमें तो कोई शक ही नहीं और उसका इजहार भी किया जा चुका है। लेकिन एक याद रखिए कि एक बहुत बड़ी लॉबी है वहां पे, हिंदुस्तान की लॉबी, अवामी लीग की लॉबी, जिसको शेख हसीना अभी भी वहां से बैठ के बयानात देती रहती हैं। इसलिए वो ये चीजें उठाते रहेंगे और बार बार ये मामला जो है ना आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ज्यादातर आबादी दोनों तरफ है, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी, वो एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। मेरा ये ख्याल है कि चूंकि अभी ये मामला थोड़ा सा इस लिहाज से नया है कि 15 साल की उसकी हुकूमत थी, उसके बाद शुरू हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें बतदरीज चलना होगा। पहले तो हमें इक्तिसादी और तजारती मैदान में काम करना होगा और दूसरा सकाफती मैदान में। ये दोनों चीजों में अगर आप करें, और आपको पता है बंगला इंटेलेक्ट तो बड़ा मशहूर था, तो ये फाउंडेशन अगर बुनियाद अच्छी बन जाएगी तो उसमें ये सियासी नौइयत के मामला भी और खित्ते की जो कॉपरेशन है, जिस तरह सार्क की रिवाइवल वगैरह जो है, उसके मामला में भी डिस्कशन की जा सकती है। मेरे ख्याल में डार साहब ने बिल्कुल सही बयान दिया उसके हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रिग्रेट है वो हम उसका इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन ये चूंकि एक लॉबी काम कर रही है, वो बार बार इसको उठाती है। बल्कि शेख हसीना को तो इस हद तक था कि मैं खुद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल जब उन्होंने ये 1 साल नहीं 2-3 साल वातर से झूठे इल्जामात लगाए कि जी 30 लाख लोग मार दिए, 3 लाख औरतें रेप कर दी गई, ये कहीं से भी ये चीजें साबित नहीं हुई थी। तो इस वक्त बहुत प्रोपेगेंडा है उसकी मौजूदगी में बतदरीज अगर चलेंगे और इक्तिसादी और सकाफती अगर आप फाउंडेशन अच्छी बना देंगे तो ये सियासी मामला भी बड़े आराम से मेरे ख्याल में हैंडल हो जाएंगे। अच्छा एजाज साहब, मैं बीइंग जर्नलिस्ट बाज़ इंटरनेशनल फोरम पे मुझे बांग्लादेश से आए हुए अपने जो साथी जर्नलिस्ट थे उनसे इंटरेक्शन का मौका मिलता रहा। जो उसमें पुरानी जनरेशन से या सीनियर लोग थे या मेरे से थोड़ी उम्र में बड़े थे, मुझे लगा कि उनमें बहुत ही मोहब्बत है, बड़ी गर्मजोशी है। मुझे उनसे जफ्फी डाल के सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत मज़ा आता था कि अपने भाई हैं, वो होगी तकसीम होगी लेकिन अपने भाई हैं। लेकिन उसमें जो नौजवान जर्नलिस्ट होते थे वो मुझे लगता था कि वो हसीना वाजिद के दौर का वो असरात उनके ऊपर होते थे, उनमें तलखी नज़र आती थी मुझे। तो हमें कुछ कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर, बायलैटरल विजिट्स के ऊपर, जर्नलिस्ट डेलीगेशन एक्सचेंज करने के ऊपर, बल्कि इधर से कम जाएं उधर से ढेर लोगों को बुलाएं। स्टूडेंट्स के ऊपर तो एग्रीमेंट भी हुआ है, ट्रेनिंग भी हुई है, फ़ौज को ट्रेनिंग दें, एयरफोर्स को ट्रेनिंग दें, ढेर सारे लोगों को इधर बुलाएं, उनके स्टूडेंट्स के लिए हज़ारों स्कॉलरशिप भी खोलें। तो ये बुरी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि दिलों के अंदर जो रखना है ना, वो रखना दूर करने की ज़रूरत है। उसमें काफ़ी काम करने वाला है हमारे लिए। बिल्कुल सही है। अभी एक और जगह से मैं बैठा था तो वहाँ तजवीज़ ये आ रही थी कि ये बंगला मौसीकी जो है उनकी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मधुर और बड़ी मीठी मौसीकी है, और हम पहले शनासा भी थे हमारे लोग, तो वो आनी चाहिए, उनके ड्रामे आने चाहिए, शायद हमारे भी डब होकर जाए बेशक। तो आपस में एक दफ़ा इस दोबारा ये याद रखिए कि इस दफ़ा का जो नॉर्मलाइजेशन है प्रोसेस है, पहले भी हुए नॉर्मलाइजेशन जब खालिदा ज़िया थी और इवन जनरल शाद थे, लेकिन इस दफ़ा एक ख़ास फ़र्क है। इस तरफ फर्क ये है कि एक कदर मुश्तरक पैदा हुई है दोनों में। वो ये है कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की इजारादारी से, उनकी बालादस्ती की ख्वाहिश से, उनकी हेजमनी से सताया हुआ है, बल्कि एक जंग भी हो गई 4 दिन की। बांग्लादेश में भी कुछ इसी किस्म का मंजर है। जब शेख हसीना बरसर इक़्तिदार थी, मैं खुद गया था वहां पे और मैं महसूस करता था कि बेतहाशा घुटन है, और जिस तरह हिंदुस्तानी वहां पे दंदनाते फिरते थे, उनके सारे इदारों में छाए हुए थे, तो वो रिएक्शन होना ही होना था। तो वहां पे भी ये अंदाजा हो रहा है कि भाई जो अगर हमने दोबारा उस तरफ गए हिंदुस्तान की बालादस्ती की तरफ, तो हमारे लिए अच्छे हालात नहीं होंगे। तो चुनांचे ये दोनों ममालिक जो हैं ये मिलकर आपस में सिर्फ इस कॉमन फैक्टर पे भी एक नया बैलेंस ऑफ पावर बना सकते हैं साउथ एशिया में। तो आपकी बात सही है, मैं आपकी बढ़ा ही रहा हूँ कि जितना भी आप सकाफती लिहाज से आपस में एक दूसरे के करीब लाएंगे तो बहुत सारी रंजिशें तो आप देखेंगे वैसे ही खत्म हो जाएंगी।
सर एक और मामला जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके ऊपर भी कॉपरेशन काफ़ी तगड़ा हो सकता है, इंडिया से रिएक्शन तो आएगा, वो सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि जो उनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है वो अपनी मुक्ति बानी के पुराने दिन हम भी याद कर लें और बांग्लादेश के साथ जो पिछले 10-15 सालों में हुआ है वो भी याद कर लें, तो दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि स्ट्रेंथन करें अपना बायलैटरल कोऑपरेशन टू सिक्योर देयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो। और वैसे मैं आपको बताऊं कि ये समहाउ डिफेंस की जो कोऑपरेशन थी ना, यानी ट्रेनीज आ रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं, वो शेख हसीना के दौर में भी रहा जारी, और अब तो खैर वो एकदम से बहुत उसने एकदम से तेज हुआ है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ना कि खित्ते के अंदर एक किस्म का नुक्ता नजर हमारा तरवीज पा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं ये नेपाल भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि नेपाल भी तंग आया हुआ है। नेपाल ने एक सड़क चाइना के साथ बनाने की कोशिश की है, तो हिंदुस्तान ने उन पे इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया, ताकि उनके एक एरिया पे, एक छोटे से इलाके पे भी कब्जा कर लिया। हालांकि इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, लेकिन नेपाल के उस इलाके पर भी कब्जा करके नया नक्शा भी छाप दिया, तो बड़े खफा है वो। श्रीलंका सेम थिंग, मालदीव ऑल्सो, वहां पे तो मुइज़्ज़ू साहब जो है वो क्विट इंडियन ट्रूप्स के नारे पर इलेक्शन जीत के आए थे। तो ये सारे के सारे जो ममालिक हैं साउथ एशिया के माइनस हिंदुस्तान, ये मिलकर एक काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, और इसमें चीन का फैक्टर बहुत अहम है, क्योंकि चीन जो है ना, अब ये हिंदुस्तान जब अमेरिका के हाथों थोड़ा सा पिटा है तो अब चीन की तरफ भाग रहा है, तो लेकिन चीन मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग इसको कहते हैं अब ये साउथ एशिया नहीं, ये सदर्न एशिया है, जिसमें चीन का भी अपना बहुत रोल बन सकता है। आपको पता है चीन जो है इस वक्त वो 2019 के बाद कश्मीर के अंदर भी बाकायदा एक किस्म की पार्टी बन गया है, और ये पानी के मामले में भी वो अपर राइपेरियन है, उसी पानी का जो हिंदुस्तान के रास्ते, कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान आता है। तो चीन एक बड़ा अच्छा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट काम कर सकता है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये लोग प्लस चाइना। तो ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को जरा थोड़ा सा इस मौके पर शायद वो ये समझाएं कि जनाब आपकी ये जो अभी तक की अप्रोच थी सारे हमसायों को दबाकर अपना कद ऊंचा करने की, ये चलेगी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब ये वहां जाएंगे एससीओ के लिए और फिर ब्रिक्स की समिट होस्ट करेंगे हिंदुस्तानी, तो शायद इस मामले में भी कुछ थोड़ी सी हिंदुस्तानियों को चीनी हदायत दे सके इस मामले में। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, सार्क में तो हम फ्री ट्रेड नहीं कर सके, ना ट्रेड बढ़ सकी है, पाकिस्तान इंडिया आपस में ट्रेड नहीं कर सके, तो बाकियों ने क्या करनी है? तो क्या चाइनीज़ एक्टिव रोल के साथ ये जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, चाहे वो सदर्न रीजनल कोऑपरेशन उसका नाम हो, लेकिन क्या ये बाकी ममालिक बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, इधर से अफ़गानिस्तान, क्या ये सारे मिल के अपनी तजारत के लिए आइंदा के लिए रास्ते खोल सकते हैं? खोल सकते हैं जी। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का मैं कहता हूँ नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर है, और बांग्लादेश के साथ भी अब हो सकती है, एक जमाने में हमारी सनतें उधर चली गई थी अगर आपको याद हो, क्योंकि उनका एलडीसी का कोटा ज्यादा था। अब चूंकि अमेरिका के टैरिफ रिलेटिवली उधर ज्यादा है, तो मुमकिन है कुछ उनके सनतकार यहाँ सरमायाकारी करना चाहें। तो मुझे तो ये राहें जो हैं वो खुलती नजर आ रही हैं आइंदा, और इसमें चाइना का सैल्यूटरी इफेक्ट भी होगा। तो मैं तो मुस्तकबिल बेहतर देख रहा हूँ, और शायद हिंदुस्तान को भी थोड़ी सी इस मामले में अकल आ जाए, क्योंकि वांग जी का जो दौरा हुआ था उसमें अगर आपको याद हो तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की थी उसमें दो नुक्ते बहुत ही अहम थे, बल्कि शुरू में ही कहा उन्होंने कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई भी खतरा हो तो चीन उनके साथ खड़ा है, जिसका मतलब ये उन्होंने मैसेज दिया कि भैया जंग जो है वो आप मत कीजिएगा। तो लगता है कि अब मोदी दूसरी जंग जो है, जो हम सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया हुआ है, शायद दोबारा करे, मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा वो सोचेंगे। दूसरा जो उन्होंने ये कहा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में अमन के लिए काम करना चाहते हैं, और अफगानिस्तान की साइड पे तो वो कर ही रहे हैं। आपने देखा है कि मई के महीने से लेकर आज तक कितनी मुलाकातें हुई हैं और वो सिलसिला चल रहा है। यही चीज अगर वो दूसरी तरफ भी लाते हैं, हिंदुस्तान की तरफ भी, तो शायद कम से कम, अगर मैं ये नहीं कहता कि भाई अमन बहुत तेजी से फैल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ जंग के रास्ते रुक जाएंगे। सो नो वॉर नो पीस वाली कैफियत जो है वो हो जाएगी। तो ये जो इस्तेहकाम चाइना ला सकता है, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल होगा।